चलिए नमस्कार सभी को। सात दीपेश अकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए भाई, जितने भी अभ्यर्थी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, ठीक है। सीटेट और सीजीटेट दोनों में हमको शिक्षक भर्ती, ठीक है, दोनों में हमको पेडागोजी के पोर्शन देखने को मिलते हैं। जितने उसमें वेटेज रहते हैं, इसमें भी इतने ही वेटेज रहते हैं शिक्षक भर्ती में। तो बिल्कुल शिक्षक भर्ती वाली भी एक क्लास को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारा सीटेट का दूसरा क्लास है, सेकंड क्लास होने वाला है। तो चलिए सभी एक बार बता देंगे कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं, ठीक है। फिर हम आज का क्लास क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आज हम देखने वाले हैं, ठीक है, जैसे हमने कल कहाँ छोड़ा था, भाषा देखे थे, ठीक है। भाषा क्या होती है, तो हम भाषा के बारे में जब देखते हैं तो भाषा अगर कहाँ से आया है ऐसा कभी पूछ देता है तो आपको ले लेना है कि ये भाषा जो है वो संस्कृत शब्द से आया हुआ है, भाष धातु से बना है संस्कृत का, और भाष मीन्स होता है बोलना, ठीक है। उसके बाद हमने पूरे भाषा के बारे में देखे थे, ठीक। देखिए ये जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो कहाँ से आया हुआ है ये आपको पूछ देंगे। तो जो भाषा है वो कहाँ से बनी है, भाष धातु से, ठीक है, भाष धातु से बना है। भाष धातु बोलने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये संस्कृत के क्या है, शब्द है। संस्कृत शब्द भाष धातु से भाषा बना हुआ है, और यही जो भाष है उसका मतलब क्या होता है, बोलना। तो भाषा मीन्स मैंने आपको कल बताया होंगे कि हम जब अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, या हमारे विचारों को अभिव्यक्त करने का एक क्या होता है, साधन होता है, एक माध्यम होता है कि मैं अपने विचारों को आप तक एक्सप्रेस कर पा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज के माध्यम से। तो वही क्या है, भाषा है। फिर हमने भाषा का विभिन्न प्रकार की विशेषताएं देखे थे, ठीक है, इनके प्रकार देखे थे कि हम एक सांकेतिक रूप में भी इसका यूज कर सकते हैं, मौखिक रूप में भाषा का प्रकार होता है, और एक क्या होता है, लिखित रूप में, ठीक है। फिर हमने देखा था कि इसके विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, रूप होते हैं, ठीक है। तो रूप में हमने क्या क्या देखा था रूप के अंतर्गत, तो देखिए भाषा में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले तो हम मातृभाषा देखे थे, ठीक है। मातृभाषा यहाँ पे देख सकते हो, भाषा के रूप, भाषा के रूप, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसमें मातृभाषा देखे थे, ठीक है। मातृभाषा के बाद हमने क्या देखे थे, राष्ट्रीय भाषा देखे थे, ठीक है। और राष्ट्रीय भाषा के बाद हमने क्या देखे थे, राजकीय भाषा, ठीक है। तीसरा आपको याद रखना है कौन सा, राजकीय भाषा। ये तीनों जो है वो भाषा का क्या है, रूप है, ठीक है। ठीक, तो मैंने आपको बताया थे मातृभाषा में क्या होता है, ये बार बार आता है, ये हर बार आएगा भी, ठीक है। राष्ट्रीय भाषा तो ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि हम राष्ट्रीय भाषा है ही नहीं हमारे देश में, भारत देश के पास राष्ट्रीय भाषा है ही नहीं, ठीक है। तो राष्ट्रीय भाषा मतलब समझ गए ना, किसी राष्ट्र की भाषा, तो इसको हम ज्यादा नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि हमारे पास राष्ट्रीय भाषा है ही नहीं। राजकीय भाषा है हमारे पास क्या है, राजकीय भाषा या राजकाज की भाषा जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। राजभाषा जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे राजकीय नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, राजभाषा, ठीक है। कौन सा भाषा, राजभाषा, राजभाषा, ठीक है। राजभाषा मीन्स क्या, ऑफिशियल जो हम वर्क करते हैं जिस भाषा में, ठीक है, प्रशासनिक कार्यों में जिसका हम यूज करते हैं, वो कौन सा लैंग्वेज होगा, हमारा राजभाषा। इसको मैंने लास्ट टाइम कल जाते जाते बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो हमको सबसे ज्यादा अभी हिंदी पेडागोजी में वर्क किस पर करना है, मातृभाषा पर। वर्क किस पर करना है, राजभाषा पर। राष्ट्रीय भाषा नहीं है हमारे देश में, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक है। हिंदी को कभी भी राष्ट्रीय भाषा नहीं लेना है, गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत का कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। इतना आपको याद लेते हुए चलना है, ठीक है। मातृभाषा सभी को पता है कि हमारी मदर टंग, जो हम घर में बोलते हैं, जो हमारे मम्मी पापा के द्वारा हमने क्या किया होता है, अर्जन किया होता है। राजभाषा क्या होता है, जो कामकाज की भाषा होता है, ठीक है। प्रशासनिक प्रशासनिक कामों के लिए, ठीक है, प्रशासनिक कामों के लिए जिस भाषा का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, या प्रशासनिक कार्यों के लिए जिस भाषा का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ऐसे भाषा को क्या बोलेंगे, तो आपको याद रखना है राजभाषा। अब यही राजभाषा के बारे में हमको पढ़ना है कि क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि हिंदी को हमने राजभाषा का दर्जा कब दिया था, ठीक। ये सबको हमको क्या करते हुए चलना है, देखते हुए चलना है। अब चलिए आगे समझ में आगे बढ़े, फिर इसके बाद हम धीरे धीरे देखते जाएंगे कि यहाँ पे हिंदी भाषा को राजभाषा की दर्जा कब दी गई थी। फिर हम देखेंगे कि अंग्रेजी को सहराज की भाषा के रूप में भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो वो कब से उनको क्या किया गया है, दर्जा दिया गया है, ये सब आज हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए
तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या राजकीय भाषा के संबंध में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं राजकीय भाषा के संबंध में कि हिंदी को राजभाषा की दर्जा, सॉरी राजभाषा है ना, राजकीय नहीं बोलना है। राजकीय भाषा तो जैसे हम छत्तीसगढ़ में है तो छत्तीसगढ़ी हो जाएगा, ठीक है। कोई मराठी बोल रहा है तो उनका मराठी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम देखते हैं किसके बारे में, राजभाषा के बारे में। राजभाषा, राजभाषा, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज भी इसको हम बोल सकते हैं। तो देखिए राजभाषा का अर्थ सभी को पता है ना, जिसका इस्तेमाल हम प्रशासनिक कार्यों के लिए करेंगे। प्रशासनिक कार्य मतलब समझ रहे हो ना, जैसे हमारा कोई भी हम सदन में कोई भी जैसे क्या कर रहे हैं, कुछ भी जैसे हमको क्या करना है, प्रस्ताव पारित करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम जैसे किसी को हम आवेदन भी दे रहे हैं तो वो हमारी लैंग्वेज जो है वो किस में होनी चाहिए, हिंदी में। तो उसके लिए हम कहीं ना कहीं किसका यूज करते हैं, हिंदी में। या कोई भी दफ्तर हो गए, हमारे काम काज के भाषा हो गए, जैसे आप लोग प्रशासनिक सेवा हो गए, वहां पे अक्सर हम हिंदी भाषा का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसको हमने क्या बोला है, राजभाषा बोला है, ठीक है। सरकारी काम काज के लिए यूज करते हैं। अब हमको ये देखना है कि ये जो हिंदी है, देखो राजभाषा के रूप में हिंदी को हम लेंगे क्योंकि हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है। तो हिंदी को हमने राजभाषा का दर्जा कब दिया, हिंदी को राजभाषा की दर्जा हमने कब दिया, राजभाषा की दर्जा हमने कब दिया उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको याद रखना है हिंदी को हमने राजभाषा की दर्जा कब दिया था, तो इसको हमने संविधान में क्या किया था, भाग 17 में, ठीक है। आपको याद रखना है हिंदी को जब क्या हुआ था, संविधान, तो हमने यहाँ पे संविधान के भाग 17 में, ठीक है, संविधान के भाग 17 में किसने से कितने आर्टिकल, तो आपको याद रखना है 300, ठीक है, 343 से लेकर के 351, ठीक है। आर्टिकल कितने, अनुच्छेद लिखना, ठीक है, अनुच्छेद कितने से कितने तक, तो 343 से लेकर के 351 तक किसके संबंधित हम बातें करते हैं, यहाँ पे किसके संबंधित यहाँ पे लिखा गया है। तो आपको याद रखना भाषा के संबंधित क्या है, यहाँ पे इस अनुच्छेद में बताया गया है, ठीक है। भाषा से संबंधित, भाषा से या भाषा के संबंध में बताया गया है, ठीक है, संबंध में दिया गया है या बताया गया है। और आपको याद रखना है कि हमारे जो संविधान के आर्टिकल, अनुच्छेद, अनुच्छेद कितना, 343, ठीक है, 343 में हिंदी को, ठीक है, हिंदी जो देवनागरी लिपि में लिखा गया है, कल मैंने बताया ना कि हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखा गया है, हिंदी जो देवनागरी लिपि में लिखा गया है उसको राजभाषा का यहाँ पे क्या दे दिया गया है, दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। हिंदी जो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, ठीक है, उसको राजभाषा की दर्जा दिया गया है। कब दिया उसको भी हम देखेंगे, लिखा गया है उसे राजभाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है। कब दिया गया याद रख लेना, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत बने हुए हैं। कब दिया गया था, तो आपको याद रखना है कब दिया गया था भाई, कब दिया गया था, 1949 में। और डेट आपको याद रखना है कौन सा सितंबर, तो 14 सितंबर, ठीक है, कौन सा सितंबर, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा की दर्जा दी गई थी, ठीक है, हिंदी को राजभाषा की क्या दी गई थी, दर्जा दी गई थी। तब से लेकर के आज तक हम, ठीक है, 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, तो आपको याद रखना है तब से लेकर के आज तक हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते। तो आपको याद रखना है, देखिए विश्व में हम हिंदी दिवस अलग दिन मनाएंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपको कि जैसे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को हम मनाएंगे। लेकिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय, ठीक है, हम भारत में
राष्ट्रीय हिंदी दिवस, क्योंकि हमने भारत में हिंदी को उस दिन क्या किया था, राजभाषा के रूप में दर्जा दिए थे, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस इसी दिन हम मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को, ठीक है। लेकिन यहीं पे नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा, लेकिन हम 10 जनवरी को, ठीक है, 10 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। याद रहेगा इतना, ठीक है। तो ये जितने भी फैक्ट है उसको आप लोगों को राजभाषा के संबंध में याद रखना है, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यही पूछा जाएगा कि हमारे देश में, ठीक है, राष्ट्रीय भाषा है कि नहीं, तो यहाँ पे आपको नोट कर लेना है छोटा सा, ठीक है। नोट करके यहाँ पे आप लोगों को लिख लेना है कि भारत देश में कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत का कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। याद रहेगा, कोई भी अगर पूछे चलो बताओ हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है, नहीं है बोलना, नहीं है तो नहीं है। हिंदी भी नहीं है, हिंदी राजभाषा है ना कि राष्ट्रीय भाषा। तो भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, याद रहेगा सभी को, भाषा नहीं है, ठीक है। चलिए, भारत का कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले हमने देखा राजभाषा। राजभाषा क्या है, तो हमारी राजभाषा जो है वो हिंदी है, और जो भी हम प्रशासनिक कार्यों के लिए, ठीक है, उनके कामों के लिए, ठीक है, जो प्रशासनिक हमारे काम काज है उनके लिए हम जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो वो कौन सा लैंग्वेज कहलाएगा, राजभाषा कहलाएगा, ठीक है। राजभाषा हमने किनको माना है, हिंदी को दे दिया है। कब इसको हमने शामिल किया था राजभाषा के रूप में, तो आपको याद रखना है, इनको 14 सितंबर 1949 को संविधान के भाग 17 में, ठीक है, भाषा से संबंधी आर्टिकल कौन से, संविधान के कौन से आर्टिकल में दिया है, ऐसे आपको पूछे जाएंगे तो आपको याद रखना है 343 से लेकर के 351 तक के आर्टिकल में दिया गया है, जिसमें हमने हिंदी को, जो कि देवनागरी लिपि में लिखा गया है, उनको हमने 343 के अंतर्गत राजभाषा के रूप में क्या कर दिया है, दर्जा दे दिए हैं। याद रहेगा इतना, ठीक है। 343 में हमने हिंदी को राजभाषा की क्या दे दिया है, दर्जा दे दिया है, ठीक। और अगर मैं आपको पूछूं कि हमारे यहाँ कोई भी राष्ट्रीय भाषा है क्या, तो बिल्कुल भी भारत में कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। इसी में और एक चीज आपको याद रखना है, कौन सा, सह राजकीय भाषा, ठीक है, सह राजभाषा, यार राजकीय ही बोलती हूँ, ठीक है। चलिए सॉरी, सह राजभाषा, सह राजभाषा, ठीक, सहराज भाषा, इसको भी याद रखना, ये भी पूछा गया है, सहराज भाषा क्या है, ठीक है। तो देखिए, हिंदी के अलावा हम इनका भी यूज किसके लिए करेंगे, प्रशासनिक कार्यों के लिए ही करेंगे। तो मैम क्या हम दो लैंग्वेज का यूज करेंगे क्या, बिल्कुल। देखो, एक तो हिंदी को हम राष्ट्रीय भाषा की दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो देश है वहां पे बहुत सारे क्या बोले जाते हैं, लैंग्वेज का यूज किया जाता है ना, बहुभाषी देश है। देख लेते हो आप लोग उत्तर की तरफ जाते हो, है ना, उत्तर भारत में तो आपको पूरा हिंदी दिख जाएंगे, इधर आप हिमालय साइड चले जाओगे तो उधर पहाड़ी बोली आपको दिख जाएंगे, ठीक है। असम साइड आप जब सातों बहन वाला एरिया में जाते हो तो वहां पे आपको अलग लैंग्वेज दिख जाएंगे, राजस्थानी में गढ़वाली, कुमाऊनी, ये सभी आपको दिख जाएंगे। और जब आप दक्षिण भारत में जाते हो नीचे, तो वहां तो टोटली पूरे आपके लैंग्वेज ही चेंज रहते हैं, उनको तो हिंदी विंदी कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। तो इसी कारण हमने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा अभी तक नहीं दिया है। तो देखिए, अब यहाँ पे दुविधा यही बात होती है कि हमने तो हिंदी को क्या दे दिया, राजभाषा की दर्जा दे दिया, ठीक है, ऐसे क्षेत्रों में जहां पे हिंदी का यूज किया जाता है। तो मैंने अभी जस्ट क्या कहा कि जितने भी उत्तर भारत वाले क्या है एरिया है, जैसे ये हमारा भारत देश है, ठीक है, तो इसमें जितने भी उत्तर भारत वाले क्या है राज्य है, ठीक है, जैसे इतने राज्य जो है वो तो सब तो हिंदी का यूज कर लेंगे आसानी से, ठीक है। लेकिन ये वाले क्षेत्र वाले कैसे करेंगे, जो नीचे है दक्षिण भारत वाले, ठीक, तो इनके लिए इनको नहीं आता हिंदी, तो ये किनका यूज करते हैं, अंग्रेजी का यूज करते हैं। किनका यूज करते हैं, अपने जो ऑफिशियल काम है, जो उनके प्रशासनिक कार्य उनके लिए है, वो किनका यूज करते हैं, अंग्रेजी, क्योंकि उनके अंग्रेजी समझ में आती है, हिंदी नहीं आती। आप चले जाओ तमिलनाडु साइड, ठीक है, हिंदी वो जानते ही नहीं है, बल्कि ये उनको पता चल जाता है कि उत्तर भारत वाले हैं करके हिंदी सुन के, लेकिन उनको हिंदी कुछ नहीं आता, ठीक है। केरला में चले जाओ, नहीं जानते उन लोग हिंदी, तेलंगाना में चले जाओ, नहीं पता है उनको हिंदी के बारे में। तो यहाँ पे इसीलिए, ठीक है,
ताकि उनको दिक्कत ना हो करके एक राजभाषा बनाया गया, सहराजभाषा, कि हिंदी के साथ साथ इनका भी यूज होगा इनके रूप में, राजभाषा के रूप में। ठीक है, तो इसी को देख लेते हैं, ये सहराजभाषा क्या है। ठीक, तो आपको याद रखना है 1963 में, 1963 याद रखना है आपको, इसमें एक एक्ट आए थे। कौन सा एक्ट है? तो याद रखना है ओला। क्या याद रखना है? ओला, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। क्या याद रखने हैं आपको? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट याद रखना है। ठीक है, और ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत जो अंग्रेजी भाषा है, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत जो अंग्रेजी भाषा है उसको क्या बनाया गया? तो उसको सहराज भाषा का क्या दिया गया? दर्जा दिया गया था। ठीक है, ये आया कब था? तो ये 1963 में आया था। ओला आपको याद रखना है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया था जिसके अंतर्गत अंग्रेजी को सहभाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो सहभाषा का दर्जा आप समझ में आ जाएगा कि हमने इसको ना तो, अब देखो, अब यहाँ पे नोट करके भी आप लोग लिख लेना कि यहाँ पे अब अंग्रेजी को हम विदेशी भाषा नहीं मानेंगे। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भारत में भी अंग्रेजी का क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो अंग्रेजी, हिंदी और हमारे यहाँ जो भारत में जितने भी लैंग्वेज का यूज करते हैं भाई, ऑफिशियल लैंग्वेज इसको हमने बना दिए हैं, क्योंकि जितने भी दक्षिण भारत वाले हैं ये सब जो है अपने कामकाज के लिए, प्रशासनिक कामकाज के लिए ये कौन से लैंग्वेज का यूज करते हैं? अंग्रेजी का। तो अब बताओ ये विदेशी भाषा कैसे हो जाएंगे? ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ अंग्रेज आए थे, स्टार्टिंग से इसको हम बोल रहे हैं, जब से अंग्रेज आए तब से यहाँ पे अपना बीच को छोड़ के गए हैं। ठीक, तो वही है कि वहां पे हम क्या कर रहे हैं? इसका यूज कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है जो अंग्रेजी है, ठीक है, अंग्रेजी को आप लोगों को विदेशी भाषा के रूप में अब नहीं पढ़ना है। ठीक है, अंग्रेजी विदेशी भाषा नहीं है, अंग्रेजी विदेशी भाषा नहीं है। क्यों विदेशी भाषा नहीं है भाई? क्योंकि ये सहभाषा है, क्योंकि आप इनको सहराज भाषा के रूप में क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो अपने ऑफिशियल वर्क के लिए। ठीक है, याद रहेगा सभी को। चलिए, हाँ, अब इसको ये भी थोड़ा सा आपको याद रख लेना है कि इसको मैम क्या संविधान में लिखा गया था? हाँ बिल्कुल, आपको याद रखना है ये आर्टिकल, अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 343 में हमने किनको रखा था? हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। तो सेम 343(2), ठीक है, इसमें जो अंग्रेजी है उसमें सहभाषा को, अंग्रेजी को सहभाषा का दर्जा दिया गया था। कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में? 343(2) के तहत। ठीक, याद रहिएगा। चलिए, अब इसी के साथ साथ और आपको एक चीज याद रखनी है कि हमारे यहाँ जो भारत है, ठीक है, उसमें मैंने क्या कहा कि हमारे भारत में बहुभाषाई देश है, बहुत सारे लैंग्वेज का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो लगभग 22 प्रकार के जो क्या है भाषा है उसको क्या, किसका दर्जा दिया गया? राजभाषा का, ताकि जो जो अपने अपने स्टेट में वो क्या बोलते हैं लैंग्वेज का यूज करते हैं, उस लैंग्वेज में अपनी जो क्या है कामकाज है, प्रशासनिक काम है, उसको वो क्या कर सकते हैं? इजिली तरीके से कर सकते हैं। तो याद रख लेना। ठीक है भाई, 22 प्रकार के जो भाषा है, ठीक है, कौन से? तो आपको याद रखना है संविधान के 8वीं अनुसूची में, ठीक है, 22 भाषाओं को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त दिया गया है। ठीक है, संविधान के 8वीं अनुसूची पर, ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को आधिकारिक तौर पर राजभाषा का क्या दिया गया है? दर्जा दिया गया है। राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक, याद रहेगा। चलिए, अब देख लेते हैं वो कौन कौन से 22 भाषा है भाई, ठीक है, जिसको हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में रखा गया है, राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन कौन से वो भाषा है, उसको हम देख लेते हैं। ये देखो आ गया, दिख रहा है आप लोगों को?
ठीक, तो देखो ठीक। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, देखो कश्मीरी, ठीक है। कश्मीर के लोग क्या करते हैं, अपने काम काज के लिए, अपने प्रशासनिक कामों के लिए कौन से लैंग्वेज का यूज करते हैं, कश्मीरी का। तो कश्मीरी को इसमें शामिल किया गया है, उर्दू को शामिल किया गया है, डोंगरी को शामिल किया गया है, ठीक है। कश्मीरी, उर्दू वही कश्मीर वाले लोग ही बोलेंगे क्योंकि अधिकतर वहां पे मुसलमान लोग हैं, और डोंगरी वही बोलेंगे। तो एक कश्मीरी, उर्दू, डोंगरी, ठीक है। चौथा आपको याद रखते हैं पंजाबी। पंजाबी भी वो अपने लैंग्वेज का यूज करेंगे, पंजाब के लोग, तो उसको भी राजभाषा का दर्जा दे दिया गया है ताकि उन लोग भी अपने काम काज के लिए किसका यूज कर सके, अपने लैंग्वेज का यूज कर सके। नेपाली को भी क्या दिया गया है, क्योंकि देखो ये वाले जो लोग हैं यूपी के जो बॉर्डर में बसे, उन लोग भी नेपाली का यूज करते हैं, तो नेपाली को भी किसका यूज भाषा का दर्जा दिया गया है, राजभाषा का, ठीक है। 22 भाषाओं में शामिल किया गया है। मैथिली हो गया, असमिया हो गया, मानिकपुरी हो गया, ठीक है, बंगाली हो गया, संथाली हो गया, बोडो हो गया, ओडिया, ठीक है, मराठी, तेलुगु, गुजराती, सिंधी, सिंध जो यहाँ पे बसे हुए हैं, सिंध, ठीक, पंजाबी लोग को ही बोलते हैं, मराठी, तेलुगु, जितने भी क्या है तमिल, तेलुगु है ना, दक्षिण भारत वाले लैंग्वेज है, ये सबको किसमें शामिल किया गया है, 22 भाषाओं में, जिसमें आप लोगों को तेलुगु दिखेंगे, ठीक है, और क्या कौन सा दिख जाएंगे, कोकनी, कोकनी भाषा को भी शामिल किया गया है, कन्नड़ भाषा को भी शामिल किया गया है, तमिल है जो तमिलनाडु में बोला जाता है, मलयालम है, ठीक, जो केरला में बोला जाता है। तो जितने भी लैंग्वेज है, और 21 आपको याद रखना है हिंदी, और 22 आपको याद रखना है कौन सा, संस्कृत, ठीक है। तो ये 22 प्रकार के क्या है, भाषा है, लैंग्वेज है, जिसको भारत में किसकी दर्जा दी गई है, तो राजभाषा की दर्जा दी गई है, जिसमें ये अपने अपने लैंग्वेज में जिस जिस क्षेत्र में अपने भाषा का यूज करते हैं, उस क्षेत्र में ये अपने ही भाषा में क्या कर सकते हैं, अपने कामों को ये कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ऑल इंडिया के लिए तो हमने हिंदी को क्या किया है, यूज किया है, जहाँ पे ये सब भाषा लागू नहीं होते। अब देखो एमपी है, तो एमपी में ऑफिशियल भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में हिंदी को ही करेंगे। छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने देखा ही होगा कि हमारे यहाँ जो भी काम होती है हमेशा हिंदी में ही लिखा होता है, सारी चीजें, जैसे आप किसी को एप्लीकेशन दे रहे हो या कोई भी कानून अगर पारित हो रहा है, ठीक है, विधानसभा में, तब भी वो हिंदी में ही पूरा क्या रहेगा, लिखा रहेगा सारी चीजें। तो छत्तीसगढ़ी में थोड़ी ना, आप छत्तीसगढ़ी में देखियो क्या लिखते कभी एप्लीकेशन को या कुछ भी, यही हमेशा हिंदी में ही रहेगा, ठीक है। आपके ये वाला भाग हो गया, ये यूपी वाला भाग हो गया, ठीक, बिहार वाला भाग हो गया, ये जितने भी है, मराठी का आधा वाला हिस्सा हो गया, तो ये सब जो है वो किसका यूज करते हैं, राजभाषा के रूप में हिंदी का यूज करते हैं। इसके अलावा जहाँ पे राजभाषा के रूप में हिंदी का यूज नहीं करते हैं, वहां पे ये सब भाषाओं को, 22 प्रकार की भाषाओं को राजभाषा का क्या दे दिया गया है, दर्जा दे दिया गया है। याद रहेगा सभी को। चलिए अब हम देखते हैं कुछ शास्त्रीय भाषा, ठीक है। अच्छा ये बताओ कितने प्रकार की शास्त्रीय भाषा है, कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं की दर्जा दी गई है, कोई बता सकता है क्या? ठीक, तो शास्त्रीय भाषा बोलने का मतलब है कि बहुत पुराना जो रहता है, ठीक है, लगभग माना जाता है कि 1500 से लेकर के 2000 तक के वो कैसे होनी चाहिए, भाषा जो है वो पुराने होने चाहिए, ठीक है, तभी हम उनको शास्त्रीय भाषा के रूप में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे आपके शास्त्रीय भाषा, ठीक है। चलिए तो शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत देखते हैं कि कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले तो शास्त्रीय भाषा लिख लो आप लोग यहाँ पे, सबसे पहले 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं के अंतर्गत हमने रखा था, ठीक है। शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषा, ठीक है। तो सबसे पहले कितनी भाषाओं को, तो सबसे पहले हमने 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं के अंतर्गत रखे थे, 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत रखे थे, ठीक है। कौन कौन सा, तो देखिए जितने भी दक्षिण भारत में भाषा है, जितने भी, कितने भाषा है तो देख लो। सबसे पहले तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में बोला जाता है, ये शास्त्रीय भाषा है। दूसरा आपको याद रखना है तेलुगु, ठीक है, तेलुगु कहाँ बोला जाता है, तेलुगु जो है वो
तो तेलुगु भाई आपके तेलंगाना में बोला जाता है। फिर आपको याद रखना है मलयालम, मलयालम, मलयालम कहाँ पे बोला जाता है, तो मलयालम तो केरला में बोला जाता है मैम। चौथा आपको याद रखना है कौन सा, मलयालम हो गया, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, ठीक है। और क्या बचा है, कन्नड़, कन्नड़ कहाँ बोला जाता है, तो कन्नड़ जो है वो आपके कर्नाटक में बोला जाता है। ये 4 लैंग्वेज हो गए, ठीक है। इसके अलावा और एक आपको याद रखना है कौन सा, उड़ीसी और संस्कृत, ठीक है। उड़ीसी, उड़िया, उड़ीसा के लोग जो बोलते हैं उड़ीसी, उड़ीसी। और कौन सा, छठवा जो है वो संस्कृत, छठवा कौन सा, संस्कृत। तो पहले शास्त्रीय भाषा के रूप में हम कितने भाषाओं को रखे थे, 6 भाषा, 6 भाषा जो है वो शास्त्रीय भाषा के रूप में आते थे, ठीक है। लेकिन 2024 में 5 भाषाओं को और शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत जोड़ दिया गया, ठीक है। 2024 में जो 5 भाषाएं हैं, ठीक है, उनको फिर से शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत जोड़ दिया गया। अब कुल शास्त्रीय भाषा अगर मैं पूछूं आपको, तो कुल शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो जाएगी। क्लियर है इतना। कुल शास्त्रीय भाषा पहले कितने थे, तो पहले आपको याद रखना है मैम ये 6, और याद रखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि नीचे की जितनी भी क्या है भाषा है, ठीक है, दक्षिण भारत वाले तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़ीसी और संस्कृत, ये जो 6 है ये भाषा सबसे पहले शास्त्रीय भाषा के रूप में हमने रखा था। उसके बाद 2024 में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत और क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। कौन कौन से भाषा, तो आपको याद रखना है ये छठवा है, ठीक है। छठवा के बाद आपको याद रखना है इसमें कौन सा, सातवां, सातवां है कौन सा, पाली, सातवां कौन सा, पाली। आठवां कौन सा, प्राकृत, पाली प्राकृत, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे हिंदी से ये भी मतलब यहीं से हमारी हिंदी भाषा का क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुए हैं, विकास हुए हैं, इसी कारण हमने पाली और प्राकृत को भी इसके अंतर्गत रखा है, ठीक है। और एक आपको याद रखना है असमिया, 9वां कौन सा, असमिया, असमिया, ठीक। और 10वां कौन सा है, बंगाली, बंगाली, ठीक है, बंगाली बोला जाता है। 5 भाषा को आप लोगों को और लिखना है, ठीक है। कौन कौन सा, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली, ठीक। एक और कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे है देखो, इसमें ये तमिल कब बना था, ये 2004 में, ठीक है। एकदम आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना यहाँ से आपको याद रखना है कि सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले शास्त्रीय भाषा की दर्जा कौन से भाषा को मिला था, तो आपको याद रखना है तमिल भाषा को। सबसे पहले शास्त्रीय भाषा की दर्जा कौन से भाषा को मिली थी, तो आपको याद रखना है किनको, तमिल को, ठीक है। कब मिला था, 2004 में। उसके बाद जस्ट संस्कृत को दिया गया है 2005 में, कन्नड़ को दिया गया है 2008 में, तेलुगु को दिया गया है 2008 में, मलयालम को दिया गया है 2013 में, उड़िया कब शामिल हुआ, 2014 में, ठीक। उसके बाद ये पहले 6 भाषा था, ठीक है, पहले 6 भाषाएं जो है वो शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत आते थे। लेकिन उसके बाद 2024 में किनको किनको, मराठी को, बंगाली को, असमिया को, पाली और प्राकृत को 2024 में क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया, ठीक है। याद रहेगा सभी को। तो सबसे पहले 2004 में, ठीक, शास्त्रीय भाषा के रूप में कौन सी भाषा को शामिल किया गया था, तो तमिल को, तमिलनाडु में बोला जाता है तमिल को। सबसे पहले किसके रूप में, शास्त्रीय भाषा के रूप में इसको क्या किया गया था, शामिल किया गया था। उसके बाद संस्कृत को 2005 में शामिल किया गया था। उसके बाद कन्नड़, कन्नड़ और तेलुगु दोनों को 8-8 में याद रखना है। मलयालम को 13 में, जस्ट मलयालम के बाद उड़िया 14 में। उसके बाद जो 5 भाषा है, मराठी, बंगाली, असमिया, पाली, प्राकृत, इसको 2024 में क्या किया गया था, शामिल किया गया था, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो मराठी, ठीक। चलिए, तो ये क्या है, हमारे 11, कुल 11 शास्त्रीय भाषा हो गए, कुल 11 शास्त्रीय भाषा हो गए। आया समझ में। अब इसके लिए कुछ मापदंड भी होने चाहिए। कैसे मापदंड होने चाहिए, देखो आपके माइंड में आता होगा
कि मैम यहाँ पे पाली और प्राकृत का क्या काम है, क्योंकि ये तो विलुप्त हो गया है ना, इसको देखना कोई भी राज्य में नहीं बोला जाता, फिर भी इसको क्यों रखा गया है। तो देखिए इसको जो क्या है शास्त्रीय भाषा है उसको उसमें रखने के पीछे का ये उद्देश्य है कि ऐसे लैंग्वेज को हम शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत रखते हैं जो बहुत पुराना होता है, जैसे कि कम से कम वो 1500 से लेकर 2000 पुराने होने चाहिए। ठीक है, अपना मौलिक खुद का उनका साहित्य हो, कोई दूसरा का हो, चोरी वोरी नहीं किया है। ठीक है, तो इनके कुछ मापदंड होते हैं, उसको देख लो, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, मापदंड। ठीक, तो कम से कम 3 मापदंड आपको याद होने चाहिए। कौन कौन सा? कि भाषा कम से कम क्या होनी चाहिए? तो कम से कम ये 1800 से 2000 पुराने होने चाहिए। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है कि उन भाषा का स्वयं का साहित्य और होना चाहिए। ठीक है, स्वयं का क्या होना चाहिए? उनका साहित्य होना चाहिए। ठीक है, अब भाई इतने पुराने हैं तो जाहिर सी बात है कि स्वयं के उनके साहित्य होंगे, तो कहीं ना कहीं हिंदी भी पाली और प्राकृत से ही आया है। तो पहले हम पाली और हिंदी से पहले पाली और प्राकृत भाषा का यूज करते थे। देखना जब आप लोग इतिहास पढ़ोगे तो उसमें ये वाले जो राजा है वो पाली भाषा का यूज करते थे, ये वाले जो वंश है वो प्राकृत भाषा का यूज करते थे, ऐसे आपका दिए जाएंगे। ठीक है, ऐसे आप लोग पढ़ोगे। तो यहाँ पे पाली और प्राकृत को भी हमने किस में यूज किया है, किसके अंतर्गत किसका दर्जा दिया गया है? तो जो क्या है शास्त्रीय भाषा है उसका हमने दर्जा दिया है, क्योंकि उनका अपना मौलिक क्या है? साहित्य है। ठीक है, स्वयं का क्या हो? साहित्य हो, मौलिक साहित्य बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा यहाँ पे एक चीज और आपको नोट करनी है कि आधुनिक रूप से ये कैसे हो? भिन्न हो। आधुनिक रूप से ये कैसे हो? भिन्न, मतलब ये प्राचीन होना चाहिए, आधुनिक नहीं होने चाहिए, प्राचीन होने चाहिए। ठीक है, आधुनिक रूप से ये कैसा हो? भिन्न हो। आधुनिक रूप से ये कैसा हो? भिन्न हो। ठीक है, आधुनिक रूप से भिन्न हो। ठीक, याद रहेगा। तो कम से कम यहाँ से 3 आपको याद रखना है मापदंड, कि हम अगर कोई भी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दे रहे हैं तो क्या क्या उनके नियम होने चाहिए, मापदंड होने चाहिए। तो सबसे पहले तो बहुत पुराने होने चाहिए, लगभग 1800 से 2000 के बीच में। खुद की उनकी मौलिक साहित्य होनी चाहिए, और उसके बाद आधुनिक क्या होनी चाहिए? उसमें आधुनिक रूप से भिन्न होनी चाहिए, मतलब जो अभी की भाषा है वैसी वो नहीं होनी चाहिए, पुराने वाले कैसे होने चाहिए? भाषा होनी चाहिए। ठीक है, तो इतना याद रहेगा सभी को। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया। तो यहाँ से हमने अभी क्या क्या देखे एक बार रिकॉल कर लेते, उसके बाद हम त्रिभाषा सूत्र को देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या क्या देखा? तो सबसे पहले तो हमने क्या देखा? सबसे पहले आज हमने राजभाषा के बारे में पढ़ा। हिंदी को राजभाषा की दर्जा कब दी गई थी? बिल्कुल आपको याद रखना है सभी को, कई बार क्वेश्चन बना हुआ है सीटेट में कि संविधान के भाग 17 में। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि संविधान के भाग किसमें और कौन कितने से कितने आर्टिकल में भाषा के बारे में क्या बताया गया है। तो आपको याद रखना है संविधान के भाग 17 में 343 से लेकर के 351 तक के भाषा के बारे में क्या किया गया है? वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 343 में ये बोला गया है कि हिंदी जो कि देवनागरी लिपि में लिखा गया है उसको राजभाषा की दर्जा कब दिया गया? तो 14 सितंबर 1949 को दिया गया। ठीक है, तब से लेकर के अब तक हम 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। लेकिन अगर आपको ये पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं, ठीक है, या विश्व हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं, तो आपको याद रखना है 10 जनवरी को हम अंतरराष्ट्रीय या विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक, एक चीज आपको और यहाँ पे नोट कर लेना है कि हमारे भारत कोई भी
हमारे भारत में कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, इतना याद रहेगा सभी को। चलिए, फिर हमने देखा था कौन सा, शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा क्या है भाई, तो जो 6 भाषा है, ठीक है, सबसे पहले तो शास्त्रीय भाषा को, ठीक, 2004 में सबसे पहले शास्त्रीय भाषा के बारे में चर्चा की गई थी। और सबसे पहले कौन से, तमिल को क्या, कब, 2004 में शास्त्रीय भाषा के रूप में क्या किया गया था, रखा गया था। ठीक है, तो शास्त्रीय भाषा के रूप में सबसे पहले कितने भाषाएं को रखा गया था, 6 भाषाओं को रखा गया था, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़ीसी, संस्कृत और कौन कौन सा, पाली और प्राकृत। ठीक है, सॉरी, उड़ीसी और संस्कृत। फिर बाद में 2024 में कौन कौन सी भाषा को फिर से जोड़ा गया, 5 भाषाओं को और जोड़ दिया गया। किसको किसको, पाली को, प्राकृत को, असमिया को, उसके बाद बंगाली को, ठीक है, और फिर मराठी को क्या कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था। अब टोटल जो है वो शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है, तो 11 हो गई है। याद रहेगा, इनके कुछ मापदंड है कि अगर हम कोई भी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में लेते हैं तो कौन क्या क्या मापदंड होने चाहिए। तो एक तो एकदम पुराने होने चाहिए, स्वयं की साहित्य होनी चाहिए, और आधुनिक रूप से कैसे होनी चाहिए, भिन्न होने चाहिए। फिर हमने देखा था कौन सा, कि भारत में हिंदी को राजभाषा के अलावा और हमने कम से कम 22 भाषाओं को राजभाषा का क्या दिया है, दर्जा दिया है, ताकि जो जो स्टेट में इस भाषा का यूज किया जाता है उन लोग उनको अपने ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जिसमें आप लोग को देखना है कश्मीरी, उर्दू, डोगरी, पंजाबी। ठीक है, फिर हमने देखा था नेपाली, मराठी, बंगाली, संथाली, बोडो, असमिया, मानिकपुरी, उड़िया, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़। ठीक है, फिर कहा जाएगा कोंकणी, मराठी, गुजराती, सिंधी और हिंदी और संस्कृत। ये 22 प्रकार के जो भाषा है उसको किसमें किसकी दर्जा दी गई है, तो राजभाषा की दर्जा दी गई है। ठीक है, इतना याद रहेगा सभी को। अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं त्रिभाषा सूत्र, जहां बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से बहुत क्या आते हैं, प्रश्न आते हैं। त्रिभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र। ठीक, चलिए, क्या है त्रिभाषा सूत्र, तो देखो नाम से पता चल रहा है। त्रिभाषा सूत्र बोलने का मतलब है कि जहां पे 3 भाषा का यूज किया जा रहा होगा। ठीक है, ऐसा सूत्र जहां पे 3 भाषा का क्या किया होगा, वहां पे कहीं ना कहीं यूज किया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो याद रखना है कि ये जो 3 भाषा, ये जो त्रिभाषा सूत्र है वो कब आया था, कब पारित हुआ था। तो इसे 1964 या 66 तक के कोठारी आयोग चला था। ठीक है, तो कोठारी आयोग ने इसे क्या किया था, प्रस्तावित किया था। कब से कब तक, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग, कोठारी आयोग कब से कब तक आया था, ठीक है, तो 1964 से लेकर के 1966 तक। ठीक है, इसे कोठारी आयोग ने क्या किया था, प्रस्तावित किया था। ठीक है, इस भाषा पर इन्होंने बात की थी, प्रस्तावित किए थे। ठीक है, कि बच्चों को हम जैसे पढ़ाते हैं, ठीक, तो कहीं ना कहीं हमको कम से कम उनको 3 भाषा के रूप में, कम से कम 3 भाषा को हमको क्या करना है, उनको पढ़ाना है। 3 भाषा में हमको उनको क्या देनी है, शिक्षा देनी है, पढ़ाना है। कम से कम उनको 3 भाषा का तो नॉलेज हो, कि वो बच्चा अगर कहीं भी जा रहा है, दूसरे अदर स्टेट में जा रहा है या कहीं बाहर जा रहा है, तो कम से कम उनको भाषा का नॉलेज हो। तो 3 भाषा का हमको यहाँ पे उनको क्या देना चाहिए, 3 भाषा में शिक्षा देना चाहिए। ऐसा कौन बोलते हैं, कोठारी आयोग। ठीक है, तो 1964 से लेकर के 1966 तक क्या चला था, कोठारी आयोग चले थे। ठीक है, जिसमें से ये लागू कब हुआ था, तो आपको याद रखना, ये जो त्रिभाषा सूत्र है वो लागू कब हुए थे, तो ये 1968 में। याद करिए, सबसे पहले शिक्षा नीति आई थी 1968 में। ठीक है, एनईपी, एनईपी, ठीक है, कौन सा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी सबसे पहले, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसको हम बोल सकते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, इसके अंतर्गत इसको क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। ठीक है, समझ में आया। एक क्या है, एक प्रकार की एक नई शिक्षा, मतलब ये यहाँ पे एक शिक्षा नीति थी। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र क्या था, तो त्रिभाषा सूत्र एक शिक्षा नीति था। ठीक है, जिसके अंतर्गत कम से कम स्कूलों में, ठीक है,
कम से कम स्कूलों में तीन भाषाओं में शिक्षा देने पर जोर दिया गया था। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि त्रिभाषा सूत्र क्या है। एकदम ध्यान से समझना, एक बार में समझ में आएगा। ठीक है, तो त्रिभाषा सूत्र में समझ में आया। त्रिभाषा सूत्र क्या है? तो ये राष्ट्रीय नीति है। राष्ट्रीय नीति के तहत इसको लाया कब गया था? तो इसको कोठारी आयोग के द्वारा लाया गया था। कोठारी आयोग कब से कब तक थे? तो 1964 से लेकर के 1966 के बीच में ये थे, जिसमें उन्होंने त्रिभाषा सूत्र के बारे में क्या किया था? अपना प्रस्ताव रखे थे। ठीक है, फिर उनको मतलब प्रस्ताव पारित किए थे। फिर उनको लागू कब किया गया था? तो जब नई शिक्षा नीति हमारी आई थी 1968 में, तब त्रिभाषा सूत्र को क्या किया गया था? लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत ये कहा गया था कि कम से कम हमको विद्यालय में बच्चों को तीन भाषा में हमको उनको क्या करना है? शिक्षा देना है, पढ़ाना है। समझ में आया? तीन भाषा में कम से कम उनको हमको क्या देनी है? शिक्षा देनी है। अब ये तीन भाषा क्या है, इसको देख लेते हैं। चलिए, त्रिभाषा, क्योंकि इसमें लिखा ही है त्रिभाषा। तो देखिए, इसमें प्रथम भाषा क्या होगा? ठीक है, पहला भाषा या प्रथम भाषा भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, प्रथम भाषा क्या होंगे? तो देखिए, सबसे पहले तो प्रथम भाषा के रूप में उनको शिक्षा देना है, फिर द्वितीय भाषा के रूप में उनको शिक्षा देना है, फिर तृतीय भाषा के रूप में उनको क्या देना है? शिक्षा देना है। जिसमें प्रथम जो पहला भाषा है, उसमें हमको ऐसे लैंग्वेज को लेना है जिसमें बच्चा जो है वो सहज रूप से क्या कर सकता है? सीख सकता है। और बच्चा सहज रूप से उसी लैंग्वेज में सीख सकता है जिसको उन्होंने पहले से ही जानता होगा, जिसको उन्होंने पहले से ही अर्जन किया होगा, जिसको उन्होंने पहले से ही कहीं ना कहीं, ठीक है, अपने घर में, अपने आसपास में, अपने सामाजिक वातावरण से क्या किया होगा? सीखा होगा। मतलब मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? मतलब मैं यहाँ पे मदर टंग के बारे में बात कर रही हूँ, मातृभाषा के बारे में बात कर रही हूँ कि पहला भाषा, ठीक है, क्या होना चाहिए? मातृभाषा होना चाहिए। पहला भाषा हमेशा मातृभाषा होनी चाहिए। हम सबसे पहले तो बच्चों को मातृभाषा के रूप में उनको क्या देना है? शिक्षा देना है। मातृभाषा में उनको क्या देना है? शिक्षा देना है। या इसी को आप क्षेत्रीय भाषा भी लिख सकते हो। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा भी लिख सकते हो, क्षेत्रीय भाषा भी आप लिख सकते हो। तो पहला क्या रहेगा? पहला ही भाषा, जिसमें जो मातृभाषा होंगे, मदर टंग, जिसको बालक पहले से ही सीखा रहा होगा, या उनका क्षेत्रीय भाषा भी हो सकता है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा ही तो हमारा अक्सर मातृभाषा होता है। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया कि हम छत्तीसगढ़ में हैं, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में हम ऐसे घर में जन्म लिए हैं जहाँ पे छत्तीसगढ़ी पहले से ही बोल रहे थे। ठीक, तो कहीं ना कहीं हमने उनका अनुकरण कर लिया, अर्जन कर लिया, और हम भी छत्तीसगढ़ी सीख गए। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ कि जो छत्तीसगढ़ी है, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ी क्या है, बोली बोलो चाहे कुछ भी, इसको हम अभी भाषा के रूप में ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी भी एक तो बोली है, और इसमें भी हमने क्या लाया है? पाठ्य पुस्तक चलता है कि नहीं हमारे यहाँ। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी क्या है? मातृभाषा है, जिसमें हमको बच्चों को क्या देनी है? शिक्षा देनी है। क्लियर है इतना? तो ये हमारी मातृभाषा, तो पहला लैंग्वेज हमारा यही रहेगा, पहला लैंग्वेज हमारा यही रहेगा। देख लेना अभी के पाठ्य पुस्तक को, 5वीं से लेकर के, ठीक है, पहली से लेकर के 5वीं तक के छत्तीसगढ़ी वाले भी बुक, बाइलिंगुअल आपके बुक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें ये बुक है, तो बुक के जो क्या रहते हैं, जैसे ये आपके क्या है? पुस्तक है, ये आपके क्या है? पुस्तक है। तो इधर पूरा हिंदी में दिया रहेगा। ठीक है, कोई भी जैसे 6 साल की छोकरी घर लेकर आई टोकरी, टोकरी में आम है, पूरा हिंदी में ही लिखा है, और जस्ट इसको यहाँ पे छत्तीसगढ़ी में क्या किया रहता है? ट्रांसलेट किया रहता है। 6 बछर के छोकरी, है ना, या टूरी ऐसे करके लिख देंगे, जो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज रहते हैं उसमें। ठीक है, पकड़ के लाइस आमा, ऐसे करके यहाँ पे पूरे छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में उनको बच्चों को, ताकि इजी हो। ठीक है, इसके लिए वो क्या करते हैं? बाइलिंगुअल में अभी बुक आते हैं, देख लेना, नहीं तो आप लोग मतलब पहली से लेकर के 5वीं तक के पुस्तक को, ठीक है, पाठ्य पुस्तक को आप लोग देख लेना। फिर दूसरा आपको याद रखना है कौन सा? द्वितीय भाषा। द्वितीय भाषा, द्वितीय भाषा। अब द्वितीय भाषा के रूप में हम किसको यूज करेंगे मैम? तो देखिए, द्वितीय भाषा के रूप में हम ऐसे लैंग्वेज का यूज करेंगे, ठीक है, जैसे जहाँ पे जो हिंदी बोली है, ठीक है, जहाँ पे गैर हिंदी भाषी क्षेत्र है, हमारे यहाँ जैसे अभी हम छत्तीसगढ़ में रहते,
तो हम मान लो जब अभी हिंदी नहीं बोलते, गैर हिंदी भाषी है, तो हम सेकेंड लैंग्वेज के रूप में हम किसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे, हिंदी का, और बिल्कुल करते भी है। ठीक है, पहली भाषा के रूप में हमेशा मदर टंग छत्तीसगढ़ी, और दूसरी लैंग्वेज के रूप में हम किसको यूज करते हैं, हिंदी को। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि गैर हिंदी राज्यों में, गैर हिंदी राज्यों में। ठीक, गैर हिंदी राज्य बोलने से हमारे राज्य को आप लोग ले लीजिए छत्तीसगढ़ को, कि हमारे यहाँ हिंदी नहीं बोलते, हमारे यहाँ हम मदर टंग हमेशा छत्तीसगढ़ी में ही हमारी शुरुआत होती, छत्तीसगढ़ी हम बोलते हैं। तो गैर हिंदी राज्यों में आप क्या कर सकते हो, द्वितीय भाषा के रूप में, ठीक है, द्वितीय भाषा के रूप में, द्वितीय भाषा के रूप में आप हिंदी को ले सकते हो। ठीक है, हिंदी को ले सकते हो, या किसको ले सकते हो, अन्य भारतीय, अन्य आधुनिक भारतीय भाषा, अन्य आधुनिक जो अभी चल रहे हैं। ठीक है, अन्य आधुनिक भारतीय भाषा, भारतीय भाषा, समझ पा रहे हो, भारतीय भाषा। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी भाषा को, जैसे संस्कृत को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और किसको ले सकते हो आप, अब जैसे हमारे यहाँ सेकेंड लैंग्वेज के रूप में किसको हम पढ़ रहे हैं, हिंदी को। ठीक है, तो थर्ड लैंग्वेज के रूप में हम किसको लेंगे, अंग्रेजी को लेंगे। लेकिन यही मैम अगर यहाँ पे पहले से ही वो हिंदी भाषी है, जैसे कि जिन्होंने पहले से ही इसमें, जिनका मदर टंग ही हिंदी है, क्षेत्रीय भाषा ही हिंदी है, जैसे एमपी वाले लोग वहां पे टोटली हिंदी बोलते हैं, तो उनका पहला भाषा के रूप में उन लोग किसका यूज करेंगे, हिंदी का यूज करेंगे। पहला भाषा के रूप में उन लोग किनका यूज करेंगे, हिंदी का यूज करेंगे। तो सेकेंड भाषा के रूप में इन लोग किनका यूज करेंगे, तो या तो उन लोग सेकेंड भाषा के रूप में आधुनिक भारतीय भाषा का यूज करेंगे, या फिर किनका यूज करेंगे, अंग्रेजी का, या फिर वो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी को भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे हो, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। पहला भाषा के रूप में जहां पे गैर हिंदी बोली है, हाँ जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में हम लोग हिंदी नहीं बोलते, तो हमारा प्रथम भाषा, हम बोलते क्या है छत्तीसगढ़ी, तो हमारा प्रथम भाषा जो है वो छत्तीसगढ़ी रहेगा। लेकिन वही अगर एमपी में हिंदी बोला जा रहा है, उनके क्षेत्रीय भाषा है, मदर टंग हिंदी है, तो उन लोग प्रथम भाषा के रूप में हिंदी का यूज करेंगे। लेकिन वही द्वितीय लैंग्वेज के रूप में हम कैसे करेंगे, तो जहां पे गैर हिंदी भाषा है उन लोग कहाँ किसका यूज करेंगे, गैर हिंदी हमारे यहाँ है तो हम लोग द्वितीय लैंग्वेज के रूप में हिंदी का यूज करेंगे। लेकिन जहां पे पहले से ही हिंदी बोला जाता है, ठीक है, जहां पे हिंदी भाषी है उन लोग किसका यूज कर सकते हैं, सेकंड भाषा के रूप में अंग्रेजी का, या तो फिर आधुनिक भारतीय भाषा का भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। समझ पा रहे हो, जो पहले से ही हिंदी बोल रहे हैं जैसे एमपी वाले, ठीक है, क्योंकि पहले भाषा में उन्होंने हिंदी को ले लिया है, तो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में उन लोग या तो आधुनिक शास्त्रीय भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा, शास्त्रीय नहीं बोलना है, भारतीय बोलना है, संस्कृत को भी तो पढ़ सकते हैं ना, पढ़ते भी हैं अभी भी हम लोग, ठीक है, या इसमें से कोई भी, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, जिनको तमिल सीखना है, जिनके तेलुगु सीखना है, जिनको उर्दू सीखना है, ये सब क्या कर सकते हैं, ये भाषा का यूज उन लोग कर सकते हैं सेकंड भाषा के रूप में। या तो फिर हिंदी इनका पहला लैंग्वेज तो बन गया है यहाँ पे, ठीक, तो सेकंड लैंग्वेज के रूप में इन लोग अंग्रेजी को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं तृतीय भाषा के रूप में हम किनको यूज करेंगे। ठीक है, तृतीय भाषा के रूप में हम किनको यूज करेंगे, तो ध्यान से समझना, ये है तृतीय भाषा। तीसरा भाषा, ठीक है, तृतीय भाषा के रूप में देखिए हम किसका यूज करते हैं। तो देखिए मैंने क्या कहा कि हम क्या है, हमने पहली अपने प्रथम भाषा के रूप में, हम छत्तीसगढ़ वाले हैं तो हमने प्रथम भाषा के रूप में छत्तीसगढ़ी को हमने ले लिया। ठीक है, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को हमने प्रथम भाषा के रूप में ले लिया। तो दूसरा भाषा के रूप में हम क्या ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, तो दूसरा भाषा के रूप में हमने हिंदी ले लिया। अब मैम हम तृतीय भाषा के रूप में क्या लेंगे, तो हम तृतीय भाषा के रूप में क्या ले सकते हैं, अंग्रेजी ले सकते हैं, बात खत्म। ठीक है, लेकिन मैम जो प्रथम भाषा के रूप में जिन्होंने हिंदी लिए हैं, अब क्या करेंगे, तो जो प्रथम भाषा के रूप में जिन्होंने हिंदी लिए हैं, ठीक है, वो द्वितीय भाषा के रूप में क्या ले सकते हैं, अंग्रेजी ले सकते हैं, या तो फिर अन्य आधुनिक हिंदी, अन्य आधुनिक भारतीय भाषा कोई भी ले सकते हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, कश्मीरी, उर्दू, ठीक है, कोई भी भाषा। या फिर अगर जिसमें उन्होंने द्वितीय भाषा के रूप में नहीं लिया होगा, जैसे अंग्रेजी को अगर वो द्वितीय भाषा के रूप में नहीं लिया होगा, ये तो पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, तो
अगर वो अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में ले लिए होंगे तो वहां पे तृतीय भाषा के रूप में उसको नहीं ले सकते, इसको लेंगे अन्य आधुनिक भाषा को। लेकिन उन्होंने अगर द्वितीय भाषा के रूप में अन्य आधुनिक भारतीय भाषा को ले लिया है तो वो तृतीय भाषा के रूप में किनको ले सकते हैं, अंग्रेजी को। लेकिन हमने तो ले लिया प्रथम में हिंदी को, प्रथम में छत्तीसगढ़ी को, दूसरे में हिंदी को, तीसरे में अंग्रेजी को। लेकिन मैं इसके लिए बता रही हूँ जो पहले से ही हिंदी भाषी क्षेत्र है तो लोग प्रथम हिंदी में को लेंगे, द्वितीय के रूप में इंग्लिश को लेंगे। अगर इंग्लिश को वो द्वितीय के रूप में नहीं लेना चाहते तो अन्य कोई भी भारतीय आधुनिक भारतीय भाषा को शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें इसको शामिल उन्होंने नहीं किया है तो तीसरे भाषा के रूप में वो किसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं। ठीक है, अगर अंग्रेजी को उन्होंने इसमें शामिल किया है तो इसमें अन्य, जैसे यहाँ पे अंग्रेजी को इन्होंने द्वितीय भाषा के रूप में शामिल किया है तो तृतीय भाषा के रूप में ये लोग क्या कर सकते हैं, अन्य भारतीय या अन्य आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आया समझ में? ठीक, तो ये है त्रिभाषा सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तीसरा भाषा के रूप में हम क्या यूज करेंगे, तो जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र है, गैर हिंदी भाषी मतलब हमारे यहाँ अपना ही एग्जाम्पल दो, छत्तीसगढ़ी लोग। ठीक है, गैर हिंदी भाषी, तो जो गैर हिंदी भाषी है वह, ठीक है, वो जिन्होंने अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में उपयोग नहीं किए हैं, वो अंग्रेजी को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तृतीय भाषा के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या, लेकिन जो हिंदी भाषी है, हिंदी भाषी राज्यों में, ठीक है, जिनका पहला ही भाषा, ठीक है, पहला ही भाषा क्या है, हिंदी है, और जिन्होंने दूसरा क्या लिया हो, अंग्रेजी लिया हो, ठीक है, अंग्रेजी लिया हो, तो वह तीसरे भाषा के रूप में किसका यूज कर सकते हैं, तो तीसरे भाषा के रूप में वे अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या भाषाओं को उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें संस्कृत हो सकता है, तमिल हो सकता है, मलयालम हो सकता है, तेलुगु हो सकता है, कोई भी सा भाषा जिसको आपने द्वितीय भाषा के रूप में यूज नहीं किया होगा। अब बताओ समझ में आया कि नहीं, क्या दिक्कत हो रहा है? एक बात समझ जाते हो ना, बहुत इजी है, लेकिन एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए भाई। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को पूछ दिया जाता है इसको पूरा नोट कर लेना आप लोग, जो मैं लिखवा रही हूँ उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मातृभाषा के रूप में या क्षेत्रीय भाषा हमारा पहला भाषा रहेगा, जैसे हम छत्तीसगढ़ी को मातृभाषा के रूप में ले रहे हैं, लेकिन जिनका पहले से ही हिंदी को मातृभाषा के रूप में ले रहे हैं वो लोग द्वितीय भाषा के रूप में किसका यूज करेंगे, अन्य भारतीय भाषा को, अन्य आधुनिक भारतीय भाषा को, या तो फिर अंग्रेजी को भी ले सकते हैं। लेकिन इनमें जिन्होंने अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में लिया है उन्होंने इसमें तृतीय भाषा के रूप में अन्य आधुनिक भाषा को ले सकते हैं, या द्वितीय भाषा के रूप में जिन्होंने भी अन्य आधुनिक भाषा को लिया है वो तृतीय भाषा के रूप में किसको ले सकते हैं, अंग्रेजी को ले सकते हैं। और हमारा तो तय है कि हम तो पहला छत्तीसगढ़ी को लेंगे, दूसरा हिंदी को लेंगे, तीसरा किनको लेंगे, अंग्रेजी को लेंगे। क्लियर है इतना? ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल है इसी का, दिखा देती हूँ, फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो, त्रिभाषा सूत्र, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। तो देखो ये क्या है, ठीक है, त्रिभाषा सूत्र। देखो ध्यान से देखना और अच्छे से समझ आएगा, एग्जाम्पल है इसका कुछ। ठीक है, अब देखो ये कैटेगरी है, ये रमेश नाम का एक लड़का है जो तमिल से है। ठीक है,
तमिल से है। तमिल बोलने का मतलब है, तमिल में क्या बोलते हैं, तमिलनाडु में से है, मतलब ये तमिल भाषा बोल रहे हैं रमेश। ठीक है, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पे ये गैर हिंदी भाषी है। भाई तमिल बोल रहा है मतलब गैर हिंदी भाषी, मतलब समझते हो ना, जहाँ पे हिंदी का कोई वैल्यू नहीं है, जहाँ पे हिंदी नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो ये जो रमेश राम का व्यक्ति है तमिल बोलता है जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है। ठीक, तो वहां पे ये मातृभाषा के रूप में सबसे पहले तो किसका यूज करेंगे, तमिल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, तमिल भाषा का यूज करेंगे, क्योंकि इनकी मातृभाषा ही तमिल है, तमिल बोल रहे हैं। सेकेंड लैंग्वेज के रूप में या तो लोग हिंदी का यूज कर सकते हैं या तो अंग्रेजी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, गैर हिंदी है, गैर हिंदी राज्य है ना भाई। तो ये लोग क्या करेंगे, प्रथम भाषा के रूप में अपने तमिल का यूज करेंगे, गैर हिंदी होने के कारण सेकंड के रूप में या तो हिंदी का यूज करेंगे या तो फिर अंग्रेजी का यूज करेंगे। मैंने क्या कहा, कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा, हिंदी है कि नहीं आधुनिक भारतीय भाषा। ठीक है, उसके बाद ये तो हुई। अब इसमें हम किसको यूज करेंगे, अगर इसमें मैंने सेकेंड लैंग्वेज के रूप में क्या है रमेश, अगर इन्होंने सेकेंड लैंग्वेज के रूप में हिंदी को यूज कर लिया है तो हमारे पास अंग्रेजी तो बचा है, तो अंग्रेजी को हम थर्ड लैंग्वेज के रूप में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन वही यहाँ पे अंग्रेजी को इन्होंने द्वितीय लैंग्वेज के रूप में यूज कर लिया है, तो हमारे पास हिंदी बचा हुआ है, तो हम हिंदी को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, ठीक है, आधुनिक भाषा है, अन्य आधुनिक भाषा है, इसके रूप में हम इनको तीसरे भाषा के रूप में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर है इतना। चलिए दूसरा देख लेते हैं। अब ये ममता है, ममता देखो ये कहाँ से है, एमपी से है, एमपी में हिंदी बोला जाता है, तो ममता हिंदी भाषी है। ममता कैसी है, हिंदी भाषी है। ठीक है, ये अपने ऊपर लेके देख लेना, अपने ऊपर लेके देख लेना, हम छत्तीसगढ़ी है, तो रमेश कैसा था, तमिल था, हम भी गैर हिंदी भाषी थे, रमेश भी गैर हिंदी भाषी है, तो हम मातृभाषा के रूप में किसको लेंगे, छत्तीसगढ़ी को। जैसे रमेश ने किसको लिया था, तमिल को। सेकेंड लैंग्वेज हम हिंदी यूज करेंगे, जैसे रमेश भी किसको यूज करेंगे, हिंदी को। हमारा अंग्रेजी बच गया, तो तीसरा लैंग्वेज के रूप में हम किसका यूज करेंगे, अंग्रेजी का। सेम वही कि कौन करेंगे, रमेश भी करेंगे। लेकिन जिनका पहले से ही हिंदी क्या है, मातृभाषा है, वो कैसे करेंगे भाई, ये देखो ममता, ठीक, ममता को भी हमने लाया है, बेचारी ममता को क्यों छोड़ दे, क्योंकि उनकी मातृभाषा क्या है, हिंदी है। तो ममता क्या है, कौन है, हिंदी बोलने वाली बच्ची है। तो इनके यहाँ हम क्या यूज करेंगे, तो सबसे पहले तो इनका मदर टंग में हम पढ़ाएंगे प्रथम भाषा, तो हिंदी इनका प्रथम लैंग्वेज रहेगा, हिंदी इनका क्या रहेगा, प्रथम लैंग्वेज रहेगा। फिर ये सेकेंड लैंग्वेज के रूप में क्या यूज कर सकते हैं, या तो अंग्रेजी को यूज कर सकते हैं या तो कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज बोलने का मतलब है आधुनिक भारतीय लैंग्वेज को, भाषा को ये क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर अंग्रेजी को इन्होंने सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज कर लिया है तो ये क्या कर सकते हैं, अंग्रेजी को देखो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इन्होंने यूज कर लिया, तो ये मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज को थर्ड लैंग्वेज के रूप में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर है इतना। अब देखो यहाँ पे ममता का फर्स्ट लैंग्वेज क्या रहेगा, हिंदी रहेगा। सेकंड क्या रहेगा, तो सेकंड इन्होंने अंग्रेजी के रूप में अगर यूज कर लिया है तो थर्ड को वो किसके रूप में यूज करेंगे, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के रूप में। लेकिन अगर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज को वो सेकंड भाषा के रूप में यूज कर रहा है तो अंग्रेजी भाषा के रूप में वो किसका यूज करेंगे, थर्ड भाषा के रूप में अंग्रेजी को क्या करेंगे, वो यूज करेंगे। ये कहता है हमारा त्रिभाषा सूत्र, ये है हमारा त्रिभाषा सूत्र, जिसमें ये बोला जाता है कि प्रत्येक बच्चे को उनके स्कूल में कम से कम हमको 3 भाषा का क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए, और 3 भाषा के माध्यम से ही उनको हमको क्या देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, तो आया कब था ये, 1964 से लेकर के 1966 के बीच में आया था, कोठारी आयोग के द्वारा इनको प्रस्तावित किया गया था। लागू कब हुआ था ये, 1968 को, जब हमारी शिक्षा नीति आई थी। सबसे पहले जब हमारी शिक्षा नीति आई थी 1968 में, तब इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था। फिर 2020 जो आपकी एनईपी 2020 आई है, इसमें इसको और थोड़ा सा क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, थोड़ा और एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिया गया, लेकिन सेम वही चीजें ही है इसमें। क्लियर है इतना। जब आप लोग एनईपी पढ़ोगे, आरटी पढ़ोगे, तो ये त्रिभाषा फार्मूला को उसमें एक बार और पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, लेकिन हम हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है, हिंदी में हमको क्या क्या चीजें पढ़ानी है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसी कारण हम त्रिभाषा फार्मूला को भी पढ़ते हैं। ठीक, तो याद रहेगा त्रिभाषा फार्मूला सभी को समझ में आया, एक बार सभी बता देंगे। ठीक है, आया समझ में। तो ये था हमारा त्रिभाषा फार्मूला, हो गया कंफर्म। ठीक, तो त्रिभाषा फार्मूला के बारे में क्या क्या याद रखना है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल आप लोग बताइएगा,
लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिभाषा फॉर्मूला। कोठारी आयोग ने लाया था 1964 से 66 के बीच में। 1968 एनईपी ने इसको क्या किया था उस टाइम इनको लागू किया था। ठीक है, पहला भाषा के रूप में हमेशा मदर टंग का यूज करेंगे, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में हिंदी का यूज करेंगे। अगर गैर भाषी क्या है राज्य है तो वो अन्य अंग्रेजी को यूज कर सकते हैं या अन्य आधुनिक भाषा को यूज कर सकते हैं। और थर्ड लैंग्वेज के रूप में अगर गैर हिंदी भाषी है तो वो किसका यूज कर सकते हैं, अंग्रेजी का भी यूज कर सकते हैं थर्ड लैंग्वेज के रूप में। जिनमें उन्होंने सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज नहीं किया होगा उस भाषा को वो थर्ड लैंग्वेज के रूप में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये हमारा त्रिभाषा फॉर्मूला कहता है, त्रिभाषा सूत्र कहता है। क्लियर है इतना? चलिए फिर आज के लिए इतना ही है। और बिल्कुल अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगी होगी तो बिल्कुल आप लोग अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा। जितने भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल उनको बताइएगा कि क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको बिल्कुल लगता है कि हमको निकालना है इस बार, बहुत भीड़ जाइए भाई, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है, एज इधर निकलती जा रही है, वैकेंसीज आ नहीं रहे हैं, और जो भी आया है वही इंपॉर्टेंट है। उसी में अपना आप लोग क्या बनाइए, जो भी है एक पोस्ट ले लीजिए, क्योंकि और नहीं आने वाला बार बार। वो जो बोल रहे हैं ना हर साल वो जानते हो ना। ठीक है, तो अभी जो है ले लीजिए। अभी आपके पास एक ऑप्शन है सीटेट का। सीटेट में बिल्कुल आप लोग एलिजिबल है, क्योंकि सितंबर में आपके एग्जाम हो जाएंगे। और नोटिफिकेशन आए चाहे मत आए, लेकिन रिजल्ट आने से पहले आपके सीटेट के रिजल्ट आने चाहिए। ठीक है, जो शिक्षक भर्ती के क्या है रिजल्ट है उसको वो आने से पहले आपके सीटेट के अगर क्या आ जाते हैं रिजल्ट आ जाते हैं, वो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 2 महीना तो लगेगा ही लगेगा आपको। ठीक, और सीटेट का रिजल्ट तो 1 महीना में आ जाता है, तो एकदम अक्टूबर में आ ही जाएगा इसका रिजल्ट। सितंबर अक्टूबर में आ ही जाएगा। सितंबर में एग्जाम है, अक्टूबर में रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग इसके लिए एलिजिबल है, तो अच्छे से मेहनत करिए, क्योंकि सेम सिलेबस है दोनों का, शिक्षक भर्ती का और सीटेट का। ठीक है, सीजीटेट का भी। तो भले सीजीटेट नहीं निकला है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीटेट में आप लोग कैसे हैं, शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल है, तो बिल्कुल आप लोग लग जाइए अच्छे से। ठीक है, कर लीजिए, क्योंकि ये लास्ट मौका है। ऐसा आपको समझ के क्या करना है रात दिन लगा दीजिए अपना पूरा, अपना 4 महीना जो बचा है उसको पूरा दे दीजिए। इसमें कैसे नहीं होगा, आराम से होगा। ठीक है, चलिए फिर और किसी को डाउट होगा तो बिल्कुल आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू। क्लासेस अच्छी लगी होगी तो बिल्कुल लाइक करिएगा, एक बार शेयर भी कर दीजिएगा उन बच्चों तक जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू सभी को।